स्वागत है दोस्तों। आज आपके क्लास इंग्लिश में जहाँ पे हमने लास्ट क्लास लिया था, पिछला क्लास जहाँ पे हमने थोड़ा सा इंग्लिश का बेसिक जाना था, और आज हम लोग उसी इंग्लिश क्लास को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ दिनों से मेरी वीडियो शायद आपके पास नहीं पहुँच रही थी, इसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि थोड़ी सी मेरी हेल्थ ठीक नहीं रही थी उस टाइम पर, और इस कारण से हम वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। ठीक है, बट आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, तो सोचा कि मैं आज एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ आप लोग के लिए, और उस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम जो हमने पहले वाले वीडियो में लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ताकि जो बच्चे नए होंगे उनको वो चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोग कॉमनली लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे थे। लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। चूँकि हमारा क्लास जो है अभी कंटिन्यू वो इंग्लिश का है, इसलिए हमारा फोकस इसी लैंग्वेज पे होगा। ठीक है, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो अभी हमारा जो क्लास है वो इंग्लिश का, इस कारण से हमारा जो मेन फोकस है वो इस इंग्लिश पे है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या था और इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, बात हमारी ये थी। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें कहना चाहूँगा। जैसा कि ये जो इंग्लिश जो है, ठीक है, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, वो चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो आप चाहें तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उनके पास भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जिनको इनकी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे CBSE स्टूडेंट्स को दे, बिहार बोर्ड्स की तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन CBSE बोर्ड्स के स्टूडेंट को भी मैंने देखा है कि उनमें से अधिकतर को भी इंग्लिश पढ़ते तो हैं, इंग्लिश लिटरेचर तो है, उनका नाम तो है कि वह CBSE में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको इंग्लिश उतना अच्छी तरीके से नहीं आता। ठीक है, तो यदि आपके वैसे दोस्त, ठीक है, जो बिहार बोर्ड में तो कंपलसरी है इंग्लिश, तो इसके लिए तो हम इंग्लिश पढ़ा ही रहे हैं। उसके अलावा वैसे दोस्त जो आपके CBSE में पढ़ते हैं और जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी भी समस्या होती है, तो वो ज़रूर इस क्लास को देख सकते हैं, और इससे आगे के जो भी क्लासेज होगा उनको भी वो फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि उनको इंग्लिश जो उनके पास आए उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वो पढ़ सके या उनको एक्स्ट्रा ज्ञान मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से वही चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि इंग्लिश है क्या, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज का टाइप है, जिसमें लैंग्वेज हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो लैंग्वेज एक मीडियम बनता है क्या करने का, तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि किसी भी दूसरे व्यक्ति से यदि हमको कुछ कहना है, कुछ बोलना है या कुछ एक्सप्रेस करना है, मतलब एज कह सकते हैं कि कम्युनिकेट करना, तब उसका एक माध्यम बनता है कौन, लैंग्वेज। और उस लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, इंग्लिश। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी कॉमनली बोलते हैं, वैसे ही हम लोग इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज को हम लोग कॉमनली 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हमारा होता है राइटिंग, दूसरा हमारा होता है स्पीकिंग, और तीसरा हमारा होता है सिंबॉलिक। ठीक है, जहाँ पे हम लोग या तो कुछ लिखें, लिख के कुछ बातों को कहें, या लिख के कुछ बातों को एक्सप्रेस किए, तो वो हमारे जो लैंग्वेज का पोर्शन कहलाएगा वो कहलाएगा राइटिंग, जिसको हम लोग हिंदी में लिखित भाषा बोलते हैं। सेकंड आपका स्पीकिंग है, यदि आप बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो अभी मेरा लैंग्वेज है करेंट का, ठीक है, वो मैं क्या कर रहा हूँ, बोलने के द्वारा आपको प्रकट किया जा रहा है। तो ये हमारा जो लैंग्वेज होगा ये कौन सा होगा, स्पीकिंग लैंग्वेज, जिसको हम लोग मौखिक बोलते हैं, या स्पीकिंग को कभी कभी आप लोग ओरल भी सुने होंगे। ठीक है, ओरल या स्पीकिंग लैंग्वेज। तीसरा आपका है सिंबॉलिक, जिसको हम लोग सांकेतिक बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा, मे बी
शायद ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि पहले के लोग जो है सिंबल के फॉर्म में या अभी भी करेंट सिंबल के फॉर्म में कुछ कुछ लैंग्वेज का प्रयोग ये किया जाता है, ठीक है। जैसे सिंपली हम लोग जब क्या बोलते हैं, जब जैसे अपने क्लास 9th में केमिस्ट्री में भी देखा होगा कि पहले के युग में जो क्या बोलते हैं जितने भी मेटल्स या जितने भी नॉन मेटल्स होते थे उनको हम लोग सिंबल्स के फॉर्म में लिखते थे, ठीक है। जितने भी मेटल्स या जितने भी नॉन मेटल्स थे उनको हम लोग किसके फॉर्म में दर्शाते थे, सिंबल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो उस टाइप तो इनको दर्शा रहे सिंबल्स के फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में हम लोग उसको समझते थे कि हाँ इस मेटल का पहचान ये है, इस नॉन मेटल का पहचान ये है, तब वो लैंग्वेज कौन सा कहलाएगा, हमारा सिंबॉलिक लैंग्वेज, जिसको हिंदी में हम लोग क्या सा भाषा बोलेंगे, सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो यदि आप चाहें तो इसके बारे में ये चीज़ आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको नोट भी कर सकते हैं। हाँ, एक और बात, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको फर्दर आपको PDF क्लास की PDF मिल सकती है, बट ज़्यादा बेटर होगा कि आप इस क्लास के दौरान जब आप क्लास को देख रहे हो तो उसी टाइम आप उस क्लास का नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी है। और मैं ज़रूर सियोरिटी देता हूँ आपको कि मिनिमम आपको, यदि 100% की बात तो नहीं, लेकिन मिनिमम आपको 95 to 99% आपको क्लास में ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कुछ आपका जो बचा हुआ रहेगा तो आप इस चीज़ को फिर से देख सकते हैं, अथवा आपके पास नोट्स रहेगा करेंट तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य रहेगा, पर्पस रहेगा, ठीक है, कि आपको करीबन 95 से 99% आपको क्लास में ही समझा दूँ। इसके अलावा जो कुछ बचा हुआ रहेगा तो या तो आप डाउट के रूप में मुझे पूछ सकते हैं या फिर दोबारा फिर क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अभी यहाँ से मिटा देता हूँ। अब इसके बाद जानने से पहले हम एक और चीज़ के बारे में जानते हैं, क्या, उसे हम लोग बोलते हैं होमोनिम। हम लोग फर्दर इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। होमोनिम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। अभी तो मैंने वैसे शब्द के बारे में बताया नहीं है, या इसके बेसिक्स में हम लोग अभी इतना पढ़े नहीं हैं, बट थोड़े से नॉलेज के लिए अभी मैं करेंटली इसको बता के चल रहा हूँ, ठीक है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रुति का मतलब होता है सुनना, सम मतलब बराबर कहिए, और भिन्नार्थक मतलब होता है भिन्न अर्थ। कहने का मतलब है वैसे शब्द जो सुनने में क्या हो, बराबर रहे, मतलब एक समान आपको लगे, लेकिन उन शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, भिन्न। तो वैसे शब्दों को हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होमोनिम, ठीक है। देखिए आप यहीं पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का कमाल देखिए। हिंदी में यदि हम इस चीज़ को बोले तो कितना बड़ा चीज़ है ना, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, लेकिन यदि इंग्लिश में बोला जाए तो कितना शॉर्ट फॉर्म है, होमोनिम, ठीक है। जहाँ पे होमो का मतलब होता है इक्वल और नीम का मतलब होता है क्या, सेंस कहिए, ठीक है, या जो भी मीनिंग होगा वो, ठीक है। मतलब वैसे शब्द या वैसे चीज़ें जिनका सेंस यानी कि अर्थ या जो मीनिंग है वो क्या मिलता हो, इक्वल मिलता हो, ठीक है। तो देखिए आप यहीं से देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का कमाल कितना अच्छा है। हिंदी में इतना बड़ा शब्द और इंग्लिश में इतना छोटा शब्द, ठीक है। अब जैसे इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब सिंपली आप लोगों ने जाना होगा कि हम लोग 2 पढ़ते हैं, ठीक है, 2। अब 2 लिखने का बहुत सारा तरीका है। कॉमनली हम लोग अभी तक 3 देखेंगे। एक होता है ये वाला 2, एक 2 होता है ये, और एक 2 होता है ये, है ना। 3 तरह के 2 होते हैं। एक 2 ये, दूसरा 2 TOO2 और एक TWO2, ठीक है। 3 टाइप के 2 हैं। अब देखिए तो कहने के लिए तो सबको हम लोग 2 ही बोलेंगे। इसको भी हिंदी में 2, इसको भी हिंदी में 2, और इसको भी हिंदी हम लोग क्या बोलेंगे 2। लेकिन क्या सब के अर्थ समान है? नहीं, ठीक है। तो जब सब के अर्थ समान नहीं है तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोनिम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देख सुनने में तो सब लगभग 2 ही हैं,
यदि बोलेंगे भी तो भी हम लोग टू ही बोलेंगे, लेकिन सबका अर्थ क्या है, एक दूसरे से अलग है। ये जो टू है इसका अर्थ क्या होता है, दो, और दो एक नंबर को डिनोट करता हूँ। क्या ये जो टू है और ये जो टू है, ये दोनों है प्रीपोजिशन। क्या है ये दोनों, प्रीपोजिशन। शायद इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, ताकि आगे के कक्षाओं में इनके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जो प्रीपोजिशन है या ये दोनों जो टू है, ठीक है, अब हम लोग इन तीनों का यूज एज अ सेंटेंस में देख लेते हैं कि होता क्या है। अब चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं या बस समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अब ये टू था हमारा, दूसरा टू ये था और तीसरा टू हमारा ये था। इस टू का अर्थ क्या है, भी। इस टू का अर्थ क्या है, दो। और इस टू का कॉमनली हम लोग से लिखते हैं या से संबंधित भी लिखते हैं। ठीक है, अब ये दोनों हैं क्या, तो ये दोनों हैं प्रीपोजिशन और ये एक नाउन है जिसका हम ये एक एडजेक्टिव है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं कोई भी नंबर को डिनोट करने के लिए। ठीक है, अब यूज देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 3 सेंटेंसेज हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या आया है, तो यहाँ पे आया है टू। ठीक है, तीनों फॉर्म में टू आया। तो ये जो टू है जिसका हम लोग या तो अर्थ से या तो से संबंधित बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ होता है, तो एज टू का यूज़ तो सबसे पहले होता है, प्रीपोजिशन तो है ही। ठीक है, प्रीपोजिशन के रूप में। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे देखा जाए तो ये प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे इसका अर्थ क्या है, से संबंधित होना। और ये जो टू है, ठीक है, वो बता रहा है किसके बारे में, इस मी के बारे में या इस पेन के बारे में बता रहा है कि ये जो पेन है वो किसका है, यानी कि मेरा है। ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, से संबंधित होना। तो ये बिलोंग के साथ टू आया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो टू आया है, ठीक है, तो ये बता रहा है एज अ रिलेशन, एज अ संबंध किसका, इस नाउन का और इस वाले नाउन का। और हम लोग जानते भी हैं कि प्रीपोजिशन जो है वो कॉमनली उसका मतलब ही होता है क्या करना, और कोई भी दो नाउन या कोई भी नाउन का प्रोनाउन के साथ, नाउन का नाउन के साथ रिलेशन बताना। ठीक है, और यहाँ पे ये जो टू आए हैं ये दोनों आए हैं इन्फिनिटिव के रूप में। क्योंकि इन्फिनिटिव हम लोग कहते हैं किसको हैं, तो यदि किसी भी वर्ब के मूल रूप में जिसको हम लोग कॉमनली V1 बोलते हैं और उसमें यदि हम लोग टू जोड़ दें तो वो बन जाता है इन्फिनिटिव। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप में टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखा जाए, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए अगला हमारा जो टू है वो भी एक प्रीपोजिशन है, लेकिन उसका अर्थ हम लोग क्या लेते हैं, भी। जैसे मैं बोलूँ राम टू प्ले, या इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, राम प्लेज टू। ठीक है, अब इसका अर्थ भी तो क्या है, टू ही है, प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण हम लोग टू ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे इस टू का अर्थ क्या है, तो भी। जैसे इसका हिंदी बोले तो इसका हो जाएगा राम भी खेलता है, यानी कि राम टू प्लेज। ठीक है, या ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, राम प्लेज टू। इसका भी अर्थ क्या है, सेम ही होता है, राम खेलता भी है या राम भी खेलता है। ठीक है, अब बात की जाए कि है तो ये प्रोनाउंसिएशन इसका भी सेम था, पिछले वाले टू का भी सेम था। ठीक है, लेकिन उसका अर्थ क्या कर रहा था, अलग अलग वैरी कर रहा था। ठीक है,
इसका तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जो टू है, ठीक है। इसमें ध्यान केवल ये रखना है वैसे अभी कि जब भी हम लोग टू का अर्थ जो है भी के रूप में लेते हैं, ठीक है, तो यदि उसको वाक्य के बीच में रखा जाता है तो उसके पीछे, उसके पहले और उसके बाद में दो वो कॉमा का यूज किया जाता है। और यदि उस टू को हम लोग वाक्य के लास्ट में रखते हैं तो उसके जस्ट पहले, टू के ख़त्म होने से जस्ट पहले एक कॉमा का यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगला हम लोग यूज देखते हैं TOO का। वैसे तो आप लोग इससे परिचित होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आगे फर्दर इसको फिर बताया जाएगा। अब इस टू का प्रयोग देखें तो ये तो नंबर दिखाता है। जैसे मैं बोलूँ आई हैव 2 पेन्स, यू हैव 2 कार्स, ठीक है, आई हैव 2 बुक्स, आई हैव 2 पेन्स, जो भी कुछ बोलना हो आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस टू का अर्थ क्या है, तो टू का अर्थ है 2, जो एक नंबर को डिनोट करता है। यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा मेरे पास 2 कलमें हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि ये इन तीनों टू में, ठीक है, कहने में तो ये सब एक ही टाइप के लग रहे हैं, एक ही टाइप के होमोनिम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन तीनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश की खासियत कितनी है, ठीक है। शब्द का प्रोनाउंसिएशन तो सबका सेम है, लेकिन उनके अर्थ भी कभी कभी हमको अलग अलग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन अर्थ को पकड़ते हैं किसके बेस पे, तो वाक्य के बेसिस पे। अब कोई भी सेंटेंस हो हिंदी में लिखा था तो मालूम चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में यदि लिखा हुआ रहेगा तो उसको हमको वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन तो सेम है सबका 2, लेकिन हम लोग इंग्लिश में उसके और इसको हिंदी करके उसका अर्थ पकड़ के हम लोग जानते हैं कि ये जो 2 आया है वो किसके लिए आया है, ठीक है, और यहाँ पे 2 का यूज है क्या, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा देते हैं, हम लोग आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक में, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग ये भी चीज़ पढ़ा था कि इंग्लिश जो है एक माध्यम है कम्युनिकेट करने का, ठीक है। और हम लोगों ने लैंग्वेज के बारे में अभी जाना कि लैंग्वेज को हम लोग 3 क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो राइटिंग के रूप में, ठीक है, दूसरा स्पीकिंग या ओरल के रूप में, और तीसरा हम लोग सिम्बॉलिक फॉर्म में, ठीक है। अब उसका फर्दर यदि हम लोग उसके बात पे किया जाए, आगे फर्दर किया जाए, तो अब देखिए कोई भी इंग्लिश को या तो लिखें या तो फिर बोलें या तो कुछ भी सिम्बॉलिक फॉर्म में करें, ठीक है। तो उनके लिए हमको कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए बेसिक, ठीक है। तो जैसे हम लोग हिंदी में जानते हैं ना कि हिंदी में कोई भी शब्द होता है या कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसका सबसे बेस है वर्ण, ठीक है। सबसे बेस हम लोग उसको क्या कहते हैं, वर्ण, ठीक है। वैसे ही इंग्लिश में, इंग्लिश का सबसे बेस जो होता है वो सबसे बेस होता है अल्फ़ाबेट, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्णमाला, ठीक है। हिंदी में तो सबसे बेस होता है वर्ण, लेकिन हम लोग इंग्लिश में सबसे बेस कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य या कोई भी शब्द का जो सबसे बेसिक होता है, आधारभूत होता है, वो सबसे बेस कौन सा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला है क्या, तो वर्णमाला वर्णों का समूह है जिसमें हम लोग 2 सेक्शन पढ़ते हैं, वॉवेल और फिर कॉन्सोनेंट, ठीक है। जहाँ पे वॉवेल को हम लोग स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट को हम लोग व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। वॉवेल से और कॉन्सोनेंट, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5। वैसे हिंदी में तो आप लोग जानते ही होंगे स्वर और व्यंजन कौन कौन होते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो हम लोग हिंदी पे उतना डिटेल नहीं जाएंगे, ठीक है, जो कि हम इंग्लिश पर हैं तो इंग्लिश में अभी करेंटली फोकस करेंगे, हाँ, लेकिन थोड़ा समय अंतर बताऊँगा इसमें होता क्या है एक्चुअल। तो वॉवेल, ठीक है, जिनकी संख्या 5 होती है, और कॉन्सोनेंट, ठीक है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 21। और यदि टोटल वर्णमाला की संख्या बोली जाए तो हम लोग स्वर और व्यंजन दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कितने होते हैं, 26, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है भाई, तो ये स्टार्ट होता है ए से लेकर और जाता है जेड तक, ठीक है। जहाँ पे आपके 5 वॉवेल कौन कौन होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, और इन 5 लेटर्स को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स बच जाएंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट बोलेंगे, ठीक है, या उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यंजन बोलेंगे। और इन वॉवेल्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, तो स्वर बोलेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से क्लीन कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फर्दर बढ़ते हैं। अब देखिए, तो एक इस तरह से पैटर्न बनता है कोई भी चीज़ सेंटेंस बनाने का, क्या
कि अल्फ़ाबेट्स जिसको हम लोग कॉमनली लेटर भी बोल सकते हैं या अक्षर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स को ही कॉमनली लेटर बोला जाता है। हिंदी में तो बहुत अंतर है ना। पहले हम लोग वर्ण सीखते हैं, वर्ण से अक्षर बनता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है, सेम वही चीज़ है। वर्ण कहो, ये यार अक्षर, उसके बाद फिर क्या बनेगा, तो शब्द बनेगा, अक्षर से शब्द, शब्द से क्या बनता है, तो वाक्य बनता है। सेम वैसे ही पैटर्न है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स को ही हम लोग इंग्लिश में लेटर्स ही बोला जाता है, ठीक है। इसका भी यही बेसिक है। उसके बाद हम लोग आएंगे तो लेटर्स के से क्या बनेगा, तो लेटर से बनेगा वर्ड्स, और वर्ड्स से बनाते हैं हम लोग सेंटेंस। और डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस का यदि हम लोग कॉम्बिनेशन कर दें तो सेंटेंस से बन जाएगा पैसेज। पैसेज सेंटेंस से क्या बन जाएगा, पैसेज, ठीक है। और इस हिंदी में बोला था वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द, फिर शब्द से वाक्य, और वाक्य से कोई भी आप चीज़ बोलिए, ठीक है। गद्य का निर्माण या फिर पद्य का निर्माण, ठीक है। पैसेज मतलब एज अ प्रोज, दोनों चीज़ें हो सकता है, प्रोज का हो सकता है या फिर पोएट्री, दोनों का हो सकता है पैसेज, ठीक है। तो पैटर्न यही चलता है, ठीक है। इंग्लिश का सबसे बेसिक क्या है, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को हम लोग कॉमनली लेटर बोलेंगे, लेटर से बनेगा वर्ड्स, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से फिर बनेगा पैसेज, ठीक है। यदि हिंदी में बोला जाए तो सबसे पहले वर्ण, ठीक है। वर्ण जो कि हिंदी का सबसे बेसिक है, ठीक है। वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द से वाक्य, और वाक्य से जो भी आपका प्रोज हो, यानी कि जो भी पैसेज हो, ठीक है। सिंपली गद्य या पद उसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप जैसे देखिए, यदि हिंदी में हम लोग ये लिखते हैं तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ना। यदि हम लोग ये लिखते हैं हिंदी में तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। लेकिन क्या यदि इंग्लिश में बात की जाए लेटर्स की, ए की, बी की, सी की, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या बी को ऐसे लिख सकते हैं, या सी को ऐसे लिख सकते हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदी में जो बेसिक जो है, हिंदी में बेसिक स्वर और व्यंजन है, ठीक है। कोई भी व्यंजन जो है जो बिना स्वर के तो बना हुआ होता नहीं है, ठीक है। जैसे सिंपली क है तो क में हलंत लगा दें, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें अ जोड़ते हैं, तब आधा क, जिसको हम लोग आधा क पढ़ते हैं, आधा क प्लस अ मिल के पूरा क बनता है। उसी तरह आधा ख प्लस अ मिल के पूरा ख बनता है। लेकिन क्या इंग्लिश में ऐसा पॉसिबल होता है? यदि हम लोग ए लिखे हैं तो आधा ए लिखेंगे, फिर उसमें ए जोड़ेंगे तब फिर ए बनेगा, तो इसका तो अर्थ ही दूसरा हो जाएगा। ये डबल ए बनता है, ये बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा, तब तो ये अर्थ दूसरा रखता है। तो ऐसा चीज़ इंग्लिश में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ये नहीं कि आप ये उसी तरह हिंदी की तरह भी इंग्लिश को, अल्फ़ाबेट्स को या जो भी लेटर्स हैं उनको आप तोड़ने लगे इस फॉर्म में, तो वो चीज़ इंग्लिश में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इस बात का आप अच्छा खासा ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि ये चीज़ क्या है, इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है। ए को हम लोग इतना प्लस अ, या बी को हम लोग छोटा बी या आधा बी प्लस ए, सी को हम लोग आधा सी या प्लस ए नहीं लिखते हैं, लेकिन हिंदी में तो लिख सकते हैं इस टाइप में, ठीक है। जितने भी व्यंजन हैं उनको, ठीक है, चूँकि ए का मतलब तो अ होता है ना, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग इसको लिखना चाहें इंग्लिश के फॉर्म में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, इसमें एक सबसे अच्छा चीज़ है, ठीक है, वो बताते हैं। जैसे देखिए, हम लोग पढ़े तो हुए अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट 26 गो है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि क्या हम लोग अल्फ़ाबेट्स को सही तरीके से जानते हैं? यदि आपसे कोई पूछे कि आप बताइए अल्फ़ाबेट्स में पी का क्रम कितना है, या पी का सीरीज कितना है, या क्यू का सीरीज कितना है, तो क्या आप बता सकते हैं कि पी का सीरीज या पी का क्रम कितना होता है उन अल्फ़ाबेट्स में? अगर नहीं पता है तो आप ज़रूर उनको याद रखिए, ठीक है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, पहले मैं ये लिख लूँ।
जी। ये फर्दर के क्लासेज में जब आप लोग पढ़िएगा, जब आप लोग 12 पास कीजिएगा, फिर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिनको तैयारी करना होगा, ठीक है, जब वो लोग पढ़ेंगे तो एक चैप्टर का नाम होता है, एक सेक्शन का नाम होता है जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। तब उस रीजनिंग के पैटर्न में इन अल्फ़ाबेट्स का बहुत अच्छा खासा यूज होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इन सीरीज का या इन पैटर्न्स या इन लेटर्स का हमको नंबर याद रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। वैसे भी ये तो बेसिक चीज़ है कि यदि आपसे ABCD में कोई पूछ दे कि जैसे ABCD के या इन कॉन्सोनेंट या इन वॉवेल्स के क्रम में, ठीक है, M का कितना नंबर होता है या N का कितना नंबर होता है, वो तो बेसिक चीज़ है, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं मालूम है तो अभी से भी याद रखिए, ठीक है। तो क्योंकि ये तो बच्चा वाला चीज़ हो जाएगा ना फिर, ठीक है। और यदि आपको बच्चा वाला चीज़ नहीं आता तो इंग्लिश में पढ़ना ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यदि इंग्लिश में जानना है, सही में जानना है, तो इन बेसिक चीज़ों को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इनका सबसे बेसिक तरीका क्या है कि आप इसको इस टाइप के फॉर्म में अरेंज करके याद कर लीजिए। अब ऐसा हम लोग क्यों लिखे हैं इस पैटर्न में, इसका हम लोग एक रीज़न बताते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, अब कोई सोच सकता है कि सर ABCD तो हम लोग सीधा वे लिख सकते थे, आप ऐसा पैटर्न में कहाँ लिख दें। तो इसका एक रीज़न या इसका एक जादू समझिए आप, ठीक है। ये लिखने का रीज़न यही है। अब देखिए, आप कोई भी रेस्पेक्टिव, जैसे A के सामने हम लोग Z लिखे हैं, B के सामने Y लिखे हैं, C के सामने X लिखे हैं, उसी तरह G के आप सामने T लिखे हैं, तो ये काहे लिखे हैं, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका इसलिए है क्योंकि आप इनका जादू क्या देखिएगा कि हर एक पैटर्न या हर एक सीरीज के सामने जो लेटर लिखा हुआ है, उन सीरीज का जो नंबर है वो हमेशा ऐड करने पे 27 है। आप कोई भी पैटर्न उठा लीजिए, बस सामने सामने होना है। जैसे F के सामने कौन है तो U है, F का नंबर 6 और U का नंबर 21, 21 और 6 27 मिलेगा ना। उसी तरह आप ये भी पकड़ सकते हैं, जैसे J हो गया, Q हो गया, J का 10 है, Q का 17, 17 10 27, ठीक है। जोड़ने तो आता ही होगा, आप कोई भी जोड़ सकते हैं। कोई भी दो पैटर्न उठा लीजिए सामने सामने का और उनको जोड़िएगा तो हमेशा वो चीज़ क्या आएगा, 27 आएगा, ठीक है। और मान लीजिए कोई पढ़ रहा हो कि सपोज किसी को नहीं याद है कि वो लेटर का क्रम कितना है, तो सिंपल है, उसके रेस्पेक्टिव अपोजिट याद रखिए। जैसे कोई हमसे पूछे कि T का, सपोज का लीजिए कि हमको T का कोई पूछे कि T जो है कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानेंगे, तो हम लोग उसके लिए क्या याद रखेंगे, G, ठीक है। ABCD EF G तो याद होता है ना, उतना तो क्रम तो बेसिक है, वो तो याद होता होगा, ठीक है, सबको लगभग। तो हम लोग G का याद रखेंगे कि G का कितना होता है भाई 7। अब 7 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 27 बनेगा, ठीक है। तो 7 में हम लोग कितना जोड़ेंगे तो 20 जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा 27, ठीक है। तो ये जो 20 जो है वो किसका सीरीज आएगा, तो वो फिर सीरीज आएगा T का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे सिंपली पूछे कि W कितने नंबर पे है, ठीक है। वैसे जिनको याद होगा तो वो तो बोल देंगे W जो है 23 नंबर पे। भले जिनको नहीं याद है तो वो क्या करेंगे, उसका अपोजिट तो याद होगा, ठीक है। क्या कि वो उसका अपोजिट क्या होता है, D होता है, ठीक है। D का नंबर होता है 4, 4 में कितना जोड़े कि भाई 27 बन जाए, तो 4 में हम लोग 23 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 23 नंबर पे कौन आता है, तो W आता है। इस तरह से हम लोग W का हम लोग पैटर्न पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इस पैटर्न में हम लोग लिखे हैं ताकि इस पैटर्न से आपको याद हो जाए, ठीक है। आप चाहें तो इसको इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको ज़रूर याद रखें क्योंकि ये इंग्लिश का सबसे बेसिक है भाई, ठीक है। और सबको पैटर्न याद होना चाहिए। ये सबसे पहले तो A से Z तक याद होना चाहिए। इनको नहीं भी याद है या जो भी डाउट में है कि हम नहीं याद है तो वो ज़रूर याद रखें और उनका क्रम भी याद रखें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने शायद सोचा होगा, ये हो सकता है जिनको मालूम होगा, ठीक है। देखिए, एक हमारे मन में तो सवाल उठा है, शायद आपके मन में हो, कि जैसे हम लोग हिंदी में क लिखते हैं या हिंदी में ख लिखते हैं, ठीक है।
तो इसको छोटा में भी लिखे तो भी ऐसे ही क लिखेंगे, या छोटा में भी लिखे तो भी इसको ख लिखेंगे, लिखता है ना। लेकिन क्या इंग्लिश में ऐसा होता है? नहीं। इंग्लिश में यदि हम लोग ये वाला ए लिखे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, फिर इसमें ये वाला ए लिखे तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल, उसी तरह ये वाला बी लिखे तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल बी, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल बी। ठीक है, तो ये चीज़ बताइए, जब हिंदी में हम लोग एक ही पैटर्न फॉलो करके चल रहे हैं कि क चाहे छोटा लिखा रहा है, क चाहे बड़ा लिखा रहा है, दोनों का लगभग आकार या दोनों का जो भी लिखने का तरीका होता है वो दोनों सेम होता है ना। लेकिन क्या इंग्लिश में सेम होता है? नहीं। इंग्लिश में हम लोग बड़ा ए लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, छोटा ए लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, बड़ा भी लिखना होगा तो हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, और छोटा भी लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो आखिर बात आती है कि जब ये हमारे पास था ही तो हम लोग इसका यूज फिर काहे कर रहे हैं? ये छोटा वाला ABCD का हमको यूज क्या है? ठीक है, कभी आप लोगों ने सोचा है ये बात? नहीं सोचा है तो आइए हम लोग जानते हैं। सिंपल सा समझिए, आप लोग अभी क्लास 11th या 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या सिंपली 10th में पढ़ रहे हैं। तो जब आप लोग स्कूल जाते होंगे या जब आपका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एग्ज़ाम फॉर्म भरवाया जाता है, या सिंपली कोई भी फॉर्म, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी छोड़िए ना, कोई भी फॉर्म, तो उसमें सामने नाम लिखा हुआ होता है और उसके नीचे नोट लिखा रहता है क्या, कि ये जो नाम है आपका वो हमेशा होना चाहिए कैपिटल लेटर में। कौन सा लेटर में? कैपिटल। ठीक है, नाम हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल है, चाहे कुछ किस चीज़ का भी नाम, अपना नाम हो, फादर्स नेम हो, मदर्स नेम हो, कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ रहता है क्या, कि नेम इज रिटन इन द कैपिटल लेटर, या नेम शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर, यानी कि नाम हमेशा किस में होना चाहिए? कैपिटल लेटर में। ठीक है, अब आप ही सोचिए कि हर एक, ये तो सिंपली होता है नाम, ठीक है, या कैपिटल की जगह आपको ब्लॉक भी लिखा हुआ रहता है, ब्लॉक लेटर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, कि हम लोग जो कैपिटल लेटर पढ़ रहे हैं उसका यूज। अब स्मॉल की बात की जाए तो आप सोचिए, कोई जैसे मान लीजिए हमको लेटर लिखना है या कोई भी चीज़ हमको ऐसे लिखना है, तो क्या हम ऐसे में हमेशा ऐसे लिखते हैं? जैसे काऊ पे हमको ऐसे बोल दे कोई लिखने के लिए, ठीक है, सिंपली, तो हम लोग ऐसे तो नहीं लिखते हैं। द काऊ is an animal, it has 4 feet या 4 feet। सिंपली एक पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है। 8 के जगह हमको C का यूज करना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पर C होगा क्योंकि फीमेल होती है गाय। C eats ग्रास। ठीक है, अब देखिए हम जो भी ऐसे लिखे हैं या सिंपली काउ पे हम लोग 3 लाइन लिखे हैं ना, तो इसमें बताइए, अब हर एक बार हम लोग कैपिटल लेटर का यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे भी सब में कैपिटल लेटर्स हैं। ठीक है, अब लोगों को क्या होगा कि जब कैपिटल लेटर जो लिखने लगे, ठीक है, और सिंपली आप समझिए, जब आप सब जगह कैपिटल लेटर्स का यूज करिएगा, ठीक है, तो कैपिटल लिखने में दिक्कत क्या है कि वो सब बड़ा बड़ा होता है और हर एक जगह देखने में अच्छा भी नहीं लगे। जैसे, ठीक है, जैसे हम लोग सिंपली कोई भी चीज़ वर्क कर रहे हैं, आप ऐसा समझिए, कोई भी चीज़ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक काम आपको दे दिया जाए कि आप एक ही काम करते रहो, तो आप वो हमेशा काम करेंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप कोई दूसरा काम खोजेंगे, ठीक है, या वो चीज़ आपको सिंपली कह दे कि हमेशा आप पढ़ते रहो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किसी को भी पॉसिबल नहीं है तो वो कोई दूसरा काम करना चाहेगा। सेम वैसे ही चीज़ इंग्लिश के साथ भी, जब इंग्लिश का जब बड़ा वाला लेटर का यूज किया जा रहा था तो इन बड़े लेटर्स को लिखने में टाइम भी लग रहा था, ठीक है, प्लस लिखने से एक जो पैटर्न बन रहा था, ठीक है, वहाँ पर सब चीज़ बड़ा दिखाई दे रहा था। सी में सी है लिखे, हैज लिखे, 4 फीट, फिर सी इट्स ग्रास, फिर द काउ इज एन एनिमल, टोटल कैपिटल लेटर्स का यूज होता है। पहला चीज़ तो टाइम का कंजप्शन ज़्यादा, ठीक है, दूसरा चीज़ थोड़ा सा देखने में भी अजीब लगता है।
ठीक है, ये क्या लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ टाइम को बचाने के लिए, ठीक है, और प्लस हमारी जो राइटिंग स्किल है या जो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उनको अच्छा लगने के लिए इन्वेंशन किया गया किस चीज़ का, था स्मॉल लेटर्स का, ठीक है। और यदि हम लोग कैपिटल लेटर का यूज की बात की जाए तो जहाँ पे हम लोग कॉमनली नाम लिखते हैं या जो अभी भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं या कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे सबसे अच्छा खासा यूज मिलता है कैपिटल लेटर्स का, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी होता है कि नेम या कोई भी चीज़ हमेशा किस में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है। क्योंकि देखिए लिखने का तरीका तो सबका अलग अलग है। जैसे मैं लिखूँ अपना नाम, तो हम लिखेंगे अपना नाम कैसे, SAURABH, ये मेरा नाम हुआ। यदि स्मॉल में लिखेंगे तो SAURABH, ठीक है। और देखिए कोई क्या होता है कि जैसे मैंने A ऐसे लिखा, U लिखा ऐसे, R लिखा ऐसे, ठीक है। तो यदि कोई आप अपना नाम स्मॉल लेटर्स में लिखें और सिंपली, ठीक है, चूँकि कर्सिव यूज हम लोग करते हैं तो U और R लिखे, ठीक है, तो थोड़ा सा कर्सिव हो तो शायद किसी चीज़ को या कोई अक्षर किसी को मालूम नहीं चले। तो इस कारण कहा जाता है फॉर्म में क्या, कि आप हमेशा अपना नाम जो है कैपिटल लेटर्स में ही लिखिए, ठीक है। तो फॉर्म में जो हम लोग कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं नाम, तो उसका रीज़न यही होता है, क्योंकि लिखने का तरीका स्मॉल में तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। कोई चाहे तो ऐसे ही सौरभ लिखा है, कोई चाहे तो ऐसे लिख सकता है, ठीक है। किसी को लिखने का मन होगा तो ऐसा लिखेगा, ये भी लिखने का तरीका हुआ। तो देखो तो सब में, ठीक है, नाम तो लिखा हुआ है सेम, लेकिन लिखने का तरीका क्या अलग अलग, छोटे लेटर्स में। तो इस कारण से किसी को हो सकता है कि कोई पढ़ने में दिक्कत हो कि ये R लिखा हुआ है, ठीक है, या AR लिखा हुआ है, या इस कंडीशन में कौन कौन सा लेटर है। तो इसलिए हम लोग छोटे लेटर्स का यूज नहीं करते हैं कभी भी फॉर्म फिलअप करने में या कोई भी फॉर्म भरने में। हमेशा नेम के आगे नेम हमेशा किस में लिखा होता है, कैपिटल लेटर्स में। तो यहाँ पे आपको यूज मालूम चल जाएगा, या यूज मालूम चल जाएगा क्या क्या कि कैपिटल लेटर्स का हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और स्मॉल लेटर्स का भी मालूम चल गया कि स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है, ये तो इनका हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम लोग यदि कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ये चीज़ लिख रहे हैं, तो हमारा टाइम का कंज्यूमिंग हो रहा है, प्लस देखने में भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो लिखावट की सुंदरता को बनाने के लिए हम लोगों ने फिर कैपिटल से कौन से लेटर्स का इन्वेंशन किया, स्मॉल लेटर्स का, ठीक है। और इसीलिए हम लोग कैपिटल भी पढ़ते हैं और स्मॉल भी पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी में तो कोई चीज़ नहीं है, हिंदी में तो सेम है, चाहे आप छोटा वाला क लिखिए तो भी क पढ़ेंगे, चाहे बड़ा वाला क लिखिए तो भी आप क पढ़ेंगे, या लिखने का तरीका ही एक ही है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में जब कैपिटल में लिखेंगे तो पैटर्न ये होगा, और यदि स्मॉल में लिखेंगे तो ये वाला पैटर्न होगा, ठीक है। अब चाहें तो चलिए नोट मत कीजिए, इतना तो समझ में आ जाएगा आप लोग। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि एक पैटर्न है क्या, सबसे पहले अल्फ़ाबेट से क्या अल्फ़ाबेट जिसको हम लोग कॉमनली लेटर भी बोलते हैं, लेटर से क्या बनता है भाई, वर्ड, ठीक है। और वर्ड से बनता है सेंटेंस, और फिर हम लोग सेंटेंस से जो भी चीज़ हो, पैसेज हो, प्रोस हो, पोएट्री, सब कुछ तो वैसे इसी में आ जाएगा, या कोई भी लिटरेचर, जो कुछ बनाना हो आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो बात की जाए लेटर्स, तो लेटर्स सिंपली हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको, अल्फ़ाबेट्स, जिसके दो क्लासिफिकेशंस हैं, वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल और कॉन्सोनेंट का यूज करेंगे, या वावेल और कॉन्सोनेंट्स को हम लोग सिंपली अल्फ़ाबेट्स कहेंगे या लेटर कहेंगे, ठीक है। अब वर्ड क्या है, तो वर्ड जो है उन लेटर्स का या उन अल्फ़ाबेट्स का क्या है, ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो वर्ड है वो तो है तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है या ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है। लेकिन वर्ड वो तब बनेगा जब इसका एक मीनिंगफुल सेंस हो। इन ग्रुप ऑफ लेटर्स का क्या हो, मीनिंगफुल सेंस। मीनिंगफुल सेंस कहने का मतलब अर्थ तो दे, और वो भी सही अर्थ दे, गलत अर्थ नहीं। जैसे सिंपली हम लोग एक वर्ड 3 लेटर से लेते हैं, जैसे BAT, 3 लेटर से लिए कौन कौन, BAT। और यदि इनसे आपको कहा जाए कि वर्ड बनाने के लिए तो आप इसे वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग वैसा वर्ड लेते हैं जिनका अर्थ निकले, वैसा वर्ड नहीं बनाते कभी भी जिनका अर्थ नहीं होता है। जैसे देखिए इनसे कोई कहे तो हम लोग 3 वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप B का यूज कीजिए, तो BAT मिल के बन गया बैट,
फिर इसी तरह हम इसको पलट दें यदि, तो TAB बन जाएगा टैब। और तीसरा वर्ड ऐसा भी तो पॉसिबल है ABT, या चौथा वर्ड ऐसा भी पॉसिबल है ATB। ठीक है, तो ये सब तो है वर्ड्स, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, लेकिन ये भी वर्ड, लेकिन क्या ये सभी वर्ड्स हैं? वर्ड्स तो सब बन जाएंगे क्योंकि सब तो ग्रुप ऑफ लेटर्स ही हैं, लेकिन वर्ड्स हम लोग उनको कहेंगे जिनका एक मीनिंगफुल सेंस होता है। वर्ड बनाने के लिए तो हम लोग कुछ भी बना, लेकिन क्या उन सब का अर्थ पॉसिबल है? तो नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यदि इन चारों वर्ड्स में पूछा जाए कि कौन आपका सही वर्ड है जिनका सही अर्थ निकल रहा है, तो वो दोनों कौन कौन है? ये दोनों, BAT बैट, TAB टैब। इसका अर्थ पॉसिबल नहीं है तो ये वर्ड नहीं हुआ, इसका अर्थ पॉसिबल नहीं है तो ये वर्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। वैसे ही आपको ध्यान रखना है सेंटेंस में भी। सेंटेंस है क्या? तो सेंटेंस जो है, जैसे ये वर्ड जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स है, वैसे ही सेंटेंस आपका क्या है? तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो सेम वैसे जैसे ग्रुप ऑफ लेटर्स मीनिंगफुल सेंस देगा तब वर्ड बनेगा, उसी तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब मीनिंगफुल सेंस देगा तब वो क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्या, जैसे ही इज अ बॉय, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। ठीक है, चलिए इसको ऐसा ना लिख के इसको ऐसा लिखते हैं। जैसे आपको दे दे ही, बॉय दे दे, ए दे दे, या फिर इज दे दे, और आपको आप बोल दें कि आप इससे एक सेंटेंस बनाइए। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस का वैसे तो मूलभूत पैटर्न क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद जो भी चीज़ हो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस का बेसिक क्रम है। ये चीज़ हम लोग फर्दर वैसे जानेंगे। वैसे तो आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा कि सेंटेंस का कोई भी पैटर्न होता है तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग इसको सजाएंगे क्योंकि सेंटेंस का एक पैटर्न होता है। ठीक है, पहली बात ध्यान क्या रखना सेंटेंस लिखने में कि वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक मीनिंगफुल सेंस यानी कि सार्थक अर्थ दे उसको हम लोग बोलेंगे वाक्य। ठीक है, और वाक्य का एक पैटर्न क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो यदि इससे इन चारों वर्ड्स से यदि सेंटेंस बनाया जाए, ठीक है, आप वर्ड्स में कहेंगे कि आप सर ये तो वर्ड्स है नहीं। ठीक है, तो ये भाई लेटर है ना, और लेटर है तो क्या ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में हम लोग लेटर्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स को हम लोग लेटर बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स को हम लोग लेटर बोल रहे हैं, और लेटर से बना है वर्ड, और वर्ड से बना है क्या? सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है वर्ड्स का समूह है, और सेंटेंस जो है लेटर्स में भी आ सकता है। ठीक है, मतलब सेंटेंस में लेटर्स भी आ सकते हैं या सेंटेंस में वर्ड्स भी आ सकता है, दोनों चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, तो इन चारों का यूज करें। ठीक है, बनाने के लिए तो वैसे सेंटेंस 3-4 बन सकता है। जैसे देखिए ही बॉय ए इज, फिर ए बॉय ही इज, फिर ही बॉय इज ए, फिर ही इज ए बॉय। ठीक है, बनाने के लिए तो सब सेंटेंस ही है। देखिए सब तो है ना, क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी 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 ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन जब एक्चुअल सेंटेंस की बात की जाए तो एक्चुअल सेंटेंस इन चारों में आपका कौन सा सही होगा? तो ये नीचे वाला ही इज अ बॉय, ये आपका सेंटेंस सही है। बाकी सब सेंटेंस आपका गलत था, जैसे ही बॉय ए इज। ठीक है, सेंटेंस तो है लेकिन क्या सही अर्थ लिखा रहा है? जैसे ही मतलब वह, बॉय मतलब लड़का, तो वह लड़का एक है। ठीक है, कहने का तो हम लोग ऐसे हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन कहीं सही तरीके से आपको प्रकट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कि एक्चुअल में सेंटेंस कह क्या रहा है। उसी तरह ए बॉय ही इज, एक लड़का वह है। ठीक है, पता तो चल रहा है हमको कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, लड़का के बारे में, कि वह एक लड़का है, वह क्या है? तो एक लड़का है, लेकिन सिंपली कंप्लीट पैटर्न या कंप्लीट दिखा नहीं पा रहा है, ये शो नहीं कर पा रहा अपने सेंटेंस में कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहा है। तो इसी तरह ही बॉय ए इज ए। ठीक है, तो ये सेंटेंस में भी हमको यही बातें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे हम लोग वर्ड्स में रखते हैं क्या, कि वर्ड्स जो है, ठीक है, क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन वर्ड्स हम लोग वैसे ही चुनते हैं जिनका एक मीनिंगफुल सेंस निकलता है। उसी तरह हम लोग सेंटेंस में भी ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और हम लोग वैसे वर्ड्स चुनेंगे, वैसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे जिनका एक मीनिंगफुल अर्थ निकले। ठीक है, और एक पैटर्न होता है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये पैटर्न सब सेंटेंस में चलता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट की बात है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग फर्दर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो ये आपका सेंटेंस हुआ सही, बाकी ये तीनों आपके सेंटेंस नहीं होंगे। ये तीनों सेंटेंस आपके क्या कहलाएंगे? गलत। ठीक है, तो आपका ये सही सेंटेंस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपको फर्दर हम लोग कंटिन्यू जो क्लास करेंगे अगले क्लास में, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस आखिर है क्या, और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा मेन इंग्लिश जो स्टार्ट होगा कहाँ से? सेंटेंस से। इस सेंटेंस के पहले था जो भी चीज़ था वो सब बेसिक था। अब हम लोग रियल में स्टार्ट करेंगे सेंटेंस के, सेंटेंस है क्या, और जितने भी टाइप ऑफ सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उन सेंटेंस के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। और इसी तरह हम लोग फिर फर्दर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपका आज का क्लास रहा। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग ये क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो क्लास का हम एक पर्पस बता देते हैं कि ये जो क्लास करवाना हुआ हमारा, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम क्या है, या जो हमारा थीम है, हमारा ये जो पर्पस है, वो पर्पस है हमारा 0 to हीरो बनाना। ठीक है, और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है, ठीक है, क्या करे, कोई भी लड़का जिसको कुछ नहीं आता है उसको कुछ नहीं से कुछ तक पहुंचाना सर पहले, और फिर कुछ से सब कुछ पहुंचाना। ठीक है, अब ठीक है, तो यानी कि हमारी कोशिश है कि आप लोग को जितना हम लोग दें, जितना हम पढ़ाएं, वो लोग आपको समझ में आए। ठीक है, और यदि नहीं समझ में आए, कुछ भी डाउट रहता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं या अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग आपका डाउट पोर्शन लेंगे, और जो भी क्लासेज में दिक्कत होंगी या जो भी डाउट्स होंगे उनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस क्या है, आपको 0 से क्या करना, हीरो बनाना, मतलब कुछ नहीं से सबसे पहले कुछ सिखाना, और कुछ सिखा के फिर आपको सब कुछ देना। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा जो पर्पस है, हम कोशिश करें कि अपने पर्पस के खरे उतरें। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, और फिर बाकी हम लोग फर्दर क्लास कंटिन्यू करेंगे किसके बारे में, सेंटेंस के बारे में। ठीक है।